पावर डी, ये इक्वेशन तो हो गई, ठीक है। और जब इक्वेशन पूरा लगा है तभी हवा होगा मैंने कांस्टेंट इधर कंसंट्रेशन रहेगी C to the power C, D to the power D, A to the power A and B to the power B। कंसंट्रेशंस को एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर दिए। अब दो कांस्टेंट का रेशियो भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट के रेशियो को कहते हैं के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और क्योंकि ये हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन के टर्म में, इसलिए इसको कहता हूँ के सी। इसका मतलब अगर मुझे के सी लिखना है तो के सी डायरेक्टली क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। इसका मतलब अगर मैं इसको शॉर्टकट में कहूँ तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को ऊपर लिख देते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को नीचे लिख देते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को पावर लगा लिख देते हैं, और जितने रिएक्टेंट आधार अपना माइक म्यूट करो। तो जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको ऊपर, जितने रिएक्टेंट्स हैं उनको नीचे लिख करके आप केसी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। अब जैसे सिंपली मैंने एग्जांपल लिया कि अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ नाइट्रोजन ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन एंड ट्वाइस ऑफ अमोनिया, और उसके लिए मुझे केसी लिखना है, तो क्या लिखेंगे बताओ? अमोनिया का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन का क्यूब, नाइट्रोजन सिंगल पावर, हाइड्रोजन का क्यूब। तो सिंपली ये कह दिया कि भाई प्रोडक्ट को ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट को नीचे लिख दिया, उस तरीके से केसी आपने ले लिया और जो मोलर कोफिशिएंट है वो पावर्स में लग गए। अब देखो ये जो रिएक्शन मैंने शुरू में लिखी है वो गैस फेज में है, रिएक्टेंट भी गैस फेज में, प्रोडक्ट भी गैस फेज में। अब गैस के लिए मैं कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूँ जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, और इसको प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक काम करता हूँ, इक्वेशन जो ये केसी वाली बनी हुई है उसको मैं अगर कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो मैंने लिखा पी इक्वल टू वी आर टी। अब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो एन होता है उसको कहते हैं सी कंसंट्रेशन, तो पी इक्वल टू सी आर टी। तो अगर मुझे सी लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ? पी ओवर आर टी। कंसंट्रेशन को प्रेशर में लिखना तो क्या लिख सकता हूँ? पी ओवर आर टी। इसका मतलब अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखना है तो आप लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ओवर आर टी। ऐसे ही कंसंट्रेशन बी को आप लिख सकते हैं
partial pressure of B over RT. Similarly for C and D, तो partial pressure of C over RT and ये हो जाएगा concentration D, partial pressure of D over RT. अब ये जो A B C D हमने लिखी है यहाँ कर दें, C D A B जो लिया था, तो मैंने क्या किया मैंने पहले लिखा यहाँ लिखा KC, C to the power C, D to the power D, A to the power A, B to the power B. अब यहाँ पर C की जगह क्या लिख दिया मैंने लिख दिया partial pressure of C over RT to the power C, partial pressure of D over RT to the power D, partial pressure of A over RT to the power A, partial pressure of B over RT to the power B. अब इसको एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर को तो यही रहने देते हैं, RT को अलग लिख लेते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, D टू द पावर D और नीचे RT पावर C प्लस D हो गया। और यहाँ लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B और इसका RT पावर A प्लस B यहाँ चला गया। अब अगर ये KC है तो मैंने क्या काम किया कि इधर जो KC लिखा हुआ था, KC यहाँ पर, मतलब इसको ऐसे लिख दूं, ये इक्वल्स टू KC है। अब ये कंपोनेंट उठ के ऊपर चले जाए, ये वाले कंपोनेंट उठ के नीचे आ जाए, तो ऐसे कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा KC RT द पावर C प्लस D ऊपर चला गया था, माइनस A प्लस B नीचे आ गया था, और इस तरफ क्या बचा हुआ है, नहीं, partial pressure of C to the power C, D to the power D, A and B. अब C plus D, A plus B ये जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। इसको मैंने लिखा KC RT to the power डेल्टा N, और RT पावर डेल्टा N भी कांस्टेंट है, KC भी कांस्टेंट है। इन सभी कांस्टेंट का मल्टीपल जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, उसको हम कहते हैं KP। तो एक रिलेशन तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा N, और दूसरा हो गया KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, T to the power D, A to the power A, B to the power B। दो तरीके से मैंने इसको प्रेशर की टर्म में भी लिख लिया, RT पावर डेल्टा N की टर्म में भी लिख दिया। अब अगर मुझे यही चीज KP लिखना होता तो मैं लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, KP यहाँ पर लिख दिया ऐसे। ये नोट किया भैया आपने? यस सर। ओ सर। सर जरा ऊपर करना। अभी करते हैं बेटा। सर बिल्कुल टॉप पर। बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल टॉप चलते हैं ये लो। टॉप से थोड़ा नीचे आए। यस सर। सर थोड़ा नीचे। सर बस और नीचे चले। डन सर, थैंक यू। ओके,
सर थोड़ा और हाँ नीचे सबसे लास्ट में आ गया भाई, ये लो सबसे लास्ट में आ गया। अब देखो यहाँ हमने लिखा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो यहाँ आपने लिखा Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n। अब डेल्टा n की वैल्यू के बेसिस पर तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। पहला, डेल्टा n अगर 0 है, डेल्टा n 0 है, जैसे H2 और I2 मिल करके ट्वाइस ऑफ HI बन रहे हैं, तो इस रिएक्शन का डेल्टा n में प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स है माइनस रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स है, तो 0 हो गया। अब अगर डेल्टा n 0 हो गया तो क्या लिखेंगे? Kp इज इक्वल टू Kc RT टू पावर 0। अगर RT पावर 0 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया? Kp Kc दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब उस टाइप की रिएक्शन में जहां डेल्टा n 0 होता है, Kp और Kc दोनों वैल्यू सेम रहती है। ठीक है। फिर सेकेंड हमने लिखा भाई डेल्टा n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो हमने लिखा जैसे PCl5 ये जा रहा है PCl3 एंड Cl2 के अंदर। अब इसका डेल्टा n कितना है? प्रोडक्ट के 2 मोल्स है माइनस रिएक्टेंट के 1 है, तो 1 हो गया। अब अगर 1 है तो लिखेंगे Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर 1। इसका मतलब Kc को RT पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Kp मिलेगा। तो Kp बड़ा है कि Kc बड़ा है? केपी बड़ा है। Kp बड़ा है, तो हमने कहा Kp इज ग्रेटर देन Kc। Kp जो है वो Kc से RT पावर 1 टाइम्स बड़ा है। और अगर रिएक्शन में डेल्टा n की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब देखो इस रिएक्शन का डेल्टा n कितना ले रहे हैं? प्रोडक्ट के 2 मोल से रिएक्टेंट के 4 है, मतलब -2। इसका मतलब आप इसको कैसे लिख रहे हो? Kp इज इक्वल टू Kc RT टू पावर -2। मतलब आप लिख सकते हो Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइडेड बाय RT पावर 2। यस सर। इसको Kc से को RT पावर 2 से डिवाइड करोगे तो Kp आएगा। तो इस बार Kp क्या है? Kc से छोटा है। तो हमने कहा Kp इज लेस देन Kc। ये तीनों कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको? यस सर। तो डेल्टा n पे डिपेंड कर रहा है Kp Kc में रिलेशन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। Kp और Kc की यूनिट क्या यूज करते हैं? तो देखो अगर मुझे Kp लिखना है तो हम लिखते हैं Kp इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा n, और जब Kc लिखना है तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर पावर डेल्टा n। इसका मतलब डेल्टा n पे डिपेंड करेगा। जितना भी डेल्टा n है वो एटीएम के पावर में लगा दो, या जितना डेल्टा n है उसको मोल पर लीटर के पावर में लगा दो, तो उस कंडीशन में Kp Kc की यूनिट इस तरीके से बन जाती है। ये सब नोट किया आपने? यस सर। बड़े परेशान हो के बोल रहे हैं यस सर, बड़े थके थके से लग रहे हैं। भाई क्या बात है, सो रहे हो क्या?
एनर्जी No, नहीं है यार, sir. एकदम तो नए साल का पहला दिन, पहली क्लास, एकदम एनर्जी होनी चाहिए फुल एकदम से, मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि छत पे जाके ठंडे पानी से नहा लो आप। सर वो ना नेट का कम सा हो गया, थोड़ा थोड़ा की आवाज जा रही है, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब ठीक आ रही है? सर अब एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी हमने पढ़ा केपी केसी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो अभी हम लिख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो के इक्विलिब्रियम है, केपी है, केसी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, बहुत ढंग से समझना। पॉइंट नंबर 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केपी या केसी होता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और ये वैल्यू इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करती है कि शुरू में आपने कितनी कंसंट्रेशन लिया था, रिएक्टेंट शुरू में कितना लिया या प्रोडक्ट शुरू में कितना लिया, इस चीज पर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम that is Kc Kp has a definite value for every chemical reaction at a given temperature। ध्यान देना, जब भी कभी रिएक्शन लिखी होगी तो उसका केपी केसी के साथ एक टेम्परेचर भी लिखा होता है कि इस टेम्परेचर पर इसकी केपी केसी की वैल्यू इतनी है। और ये जो वैल्यू होती है वो डिपेंड नहीं करती है, द वैल्यू ऑफ केपी केसी does not depend upon initial concentration of reactant or product। शुरू में आपने कितने रिएक्टेंट लिए, कितने प्रोडक्ट लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है एट ए गिवन टेम्परेचर। अब इस पॉइंट पर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने रिएक्शन में कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, वॉल्यूम डबल कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इनर्ट गैस ऐड कर दी, बताओ केपी केसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम रहेंगी। जब तक No टेम्परेचर effect. चेंज नहीं करोगे तब तक केपी केसी चेंज नहीं होता है। बाकी सब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, वो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, वो तो लिटरेचर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन केपी केसी की वैल्यू जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, केवल एक ही फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक केपी केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मान लो टेम्परेचर चेंज कर दें तो क्या होगा? चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। अब चेंज होकर कितनी हो जाएगी? चेंज होकर के कितनी हो जाएगी? अगर बाई चांस कभी हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए तो इसको कैलकुलेट करने के लिए
हम ये वांट ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं। वांट ऑफ इक्वेशन क्या है? log k इक्विलिब्रियम 2 ओवर k इक्विलिब्रियम 1, मतलब kc2 या kp1 डेल्टा h ओवर 2.303 r 1 ओवर t1 माइनस 1 ओवर t2। ये जो इक्वेशन है ये वांट ऑफ इक्वेशन कहलाती है। अगर T1 टेम्परेचर पर Kp1 दिया हुआ है, T2 टेम्परेचर कर दोगे तो Kp2 कितना हो जाएगा? वो डिपेंड करता है रिएक्शन का डेल्टा H क्या है। यहाँ पर डेल्टा H क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर आपको उस रिएक्शन की एंथैल्पी दिया हुआ है तो डेल्टा H की वैल्यू रखो और इस तरीके से T1 T2 टेम्परेचर पर आप उसकी इक्वेशंस की वैल्यू रखोगे तो आपको पता चल जाएगा Kp1 इतना है तो Kp2 कितना हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे तो Kp Kc की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. नोट किया भाई सबने? Yes, sir. 1 मिनट सर। हाँ, तो 1 मिनट के लिए तो इसको शो किया था। लो भाई नोट करो। अब देखो, अब पॉइंट नंबर 2 में हम लिख रहे हैं स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर किसी रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो किसी रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तो जो नई रिएक्शन बनेगी उस नई रिएक्शन का जो कि इक्विलिब्रियम होगा वो पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर n के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं मैंने n डबल कर दिया तो ये हो जाएगा Kc डैश होगा वो Kc पावर 2 के इक्वल हो गया। अगर मैंने n को हाफ कर दिया, स्टोइकोमेट्री हाफ कर दी, तो ये हो जाएगा Kc पावर हाफ। मैं काम करता हूँ रिएक्शन लिख के बताता हूँ कैसे। मैं पहले एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। मैंने रिएक्शन लिखी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ठीक है। अभी इसका Kc लिखा मैंने, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पावर क्यूब। अब मैं काम करता हूँ इसकी इक्वेशन का स्टोइकोमेट्री डबल कर देता हूँ। तो डबल करने पे लिखा 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 4 अमोनिया। अब इस रिएक्शन को इसके Kc से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं? इस रिएक्शन का जो Kc डैश होगा वो इस Kc को स्क्वायर करने पे मिल जाएगा। क्या होगा? अगर मैं Kc का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे इस रिएक्शन का Kc मिल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. मम्मी पानी दे देना। अच्छा, अगर रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री हाफ कर दूं, मतलब लिखा मैंने हाफ नाइट्रोजन, 3/2 ऑफ हाइड्रोजन, 1 अमोनिया। तो अब मैंने स्टोइकोमेट्री को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो अब ये Kc पावर हाफ के इक्वल हो जाएगी। Kc पावर हाफ का मतलब हो गया रूट Kc। तो अब इसका जो मैं Kc लिखूंगा, Kc डबल डैश, वो या तो लिखूंगा Kc पावर हाफ, या इस पे लिख सकता हूँ Kc डबल डैश जो होगा वो रूट ऑफ Kc के इक्वल हो गया। बोले स्टोइकोमेट्री डबल करने पर Kc का स्क्वायर हो गया, स्टोइकोमेट्री हाफ करने पर रूट Kc के इक्वल हो गया। अब अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, ये नोट कर लिया ये वाला,
मम्मी Yes, sir. पानी बोलिए। मैं कहता हूँ मैंने फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। क्या लिखा? 2 अमोनिया नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो अब इस रिएक्शन का जो Kc 1 डैश 2 डैश है ना, तो Kc ट्रिपल डैश ये किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट वाले के रेसिप्रोकल। फर्स्ट वाले के रेसिप्रोकल के इक्वल। मतलब अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो ये 1/Kc हो जाएगा। अगर मैं सेकंड वाले को रिवर्स कर दूं तो 1/√Kc। 1/√Kc। सेकंड इसको कह रहा हूँ, इस वाले को 1/Kc स्क्वायर। 1/Kc²। बिल्कुल ठीक है। तो देखो हमने Kc का स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो Kc1 ये हो जाएगा 1/Kc² के बराबर हो जाएगा। सेकंड का इनवर्स हो गया। थर्ड वाले को इनवर्स कर दूं, मतलब रिवर्स कर दूं, वन बाय रूट Kc। तो अब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/√Kc के इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो अब इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो 1/Kc हो गया, रिवर्स करके डबल कर दूं या डबल करके रिवर्स कर दूं एक ही बात है, 1/Kc² के हो गया। हाफ करके रिवर्स कर दूं या रिवर्स करके हाफ कर दूं 1/√Kc के इक्वल हो गया। तो ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, किस तरीके से कोरिलेट हो रहा है वो समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम कह रहे हैं अगर मैं रिएक्शंस को ऐड कर दूं, रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो नेट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेफरेंस में क्या होता है? मल्टीपल के इक्वल। मल्टीपल। जैसे मैंने लिखा कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पहले बना NO, इसका Kc1 है। अब ये जो NO बना उसमें एक O2 और ऐड हो गया, तो अब ये बन गया ट्वाइस ऑफ NO2, इसका Kc2 हो गया। अगर मैं कहूं कि मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो नेट रिएक्शन क्या हुआ? ये कट गया, Kc1 into Kc2। 2O2 2NO2। तो अब इसका जो Kc है उसको मैं कहूंगा कि Kc जो होगा वो Kc1 into Kc2 के इक्वल होगा। मतलब रिएक्शंस को तो ऐड कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड या लिक्विड्स होते हैं और एक कंपोनेंट कोई गैस है, तो उस गैस या उस लिक्विड या सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम क्या कंसीडर करते हैं? 1। तो हम कहते हैं कांस्टेंट। द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड is taken as constant if one of the reactant or product is gas phase। अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस फेज में है तो प्योर सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब जरा आप आ जाओ पेज नंबर पे।
हाँ भाई, पेज नंबर। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36। आशीर्वाद आटा। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36। फोर्थ देखो यहाँ पर N2O2 ट्वाइस ऑफ NO मिलके जो है वो K1 है, और NO प्लस O2 ट्वाइस ऑफ NO है, K2 दिया हुआ है। अब वो रिएक्शन को कह रहे हैं कि व्हाट इज K फॉर द रिएक्शन। इसमें मुझे कहा भी NO2 गिव्स हाफ N2 प्लस O2। तो बताओ मैंने क्या किया इस रिएक्शन के लिए, क्या किया? गरम है ना नहीं आया हो। भाई ये रिएक्शन आपको दिख रही है, ये वाली नेट, ये रिएक्शन अगर मैं इसको रिवर्स करूं और हाफ रिवर्स करके ऐड किया। नहीं, देखो ये फाइनल जो नेट रिएक्शन है ना, K1 K2 तो दिया हुआ है, KC1 KC2 दिया हुआ है। अब इस फाइनल रिएक्शन को मैं रिवर्स भी कर दूं तो NO इधर आ जाएगा और हाफ N2 रो 2 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे रिएक्शन, नेट रिएक्शन को रिवर्स करना है और हाफ करना है। तो अगर नेट रिएक्शन क्या थी, ये रिएक्शन थी क्या, K1 इंटू K2, और अब मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, KC डैश हो जाएगा। वो पहले तो 1/K1 इंटू K2 हो गया, और हाफ किया तो उसका क्या हुआ, रूट में हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। कैसे हुआ समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब आप देखो पेज नंबर 39 क्वेश्चन 81। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 81। पेज 39 क्वेश्चन 81। सर फोर्थ ऑप्शन, सर फोर्थ K2/K1। K2/K1। तो देखो नेट रिएक्शन जो मुझे Yes, चाहिए sir. उसमें XeO4 कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में। तो सेकंड रिएक्शन को तो सीधा सीधा ही रखना पड़ेगा। और XeF6 कहाँ है, नहीं है। XeO4 कहाँ है, नहीं है। तो ये हो गया HF कहाँ है, प्रोडक्ट में, इधर चाहिए रिएक्टेंट में। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिवर्स किया और सेकंड में ऐड कर दिया। फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करके सेकंड में ऐड कर दोगे तो
नेट रिएक्शन बन जाएगा तो हो जाएगा K2 अपॉन K1। कैसे हुआ समझ में आया आप लोगों को? K2 अपॉन K1। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी हम लोगों ने देखा, उसके एप्लीकेशंस, यूज, क्या क्या चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम Kc Kp की यूज क्या है। पहला तो हम ये कहते हैं कि भाई किसी रिएक्शन का कितने एक्सटेंट तक पहुंचने के बाद इक्विलिब्रियम आया, मतलब प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आया तब रिएक्शन कितना आगे जा चुका था। इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम Kp Kc की वैल्यू, और इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं। देखो, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई इक्विलिब्रियम कब आएगा। कंडीशन समझना। कंडीशन 1 दे रखी है 10% कंप्लीशन। 10% कंप्लीशन का मतलब 10% प्रोडक्ट बना 90 रिएक्टेंट है। कंडीशन 2 दे रखी 25% कंप्लीशन, मतलब 25 प्रोडक्ट है 75 रिएक्टेंट है। कंडीशन 3 है 50% कंप्लीशन, 50 प्रोडक्ट है 50 रिएक्टेंट है। कंडीशन 4 है 75% कंप्लीशन, 75 प्रोडक्ट है 25 रिएक्टेंट है। और कंडीशन 5 है 90% कंप्लीशन, 90 प्रोडक्ट है 10 रिएक्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा इक्विलिब्रियम कब आएगा, 10% कंप्लीशन पर, 25 पर, 50 पर, 75 पर या 90 पर? 50 पर। 50 पर। क्या कहते हैं? सर किसी पे भी आ सकता है। किसी पे भी आ सकता है सर इक्विलिब्रियम तो। अभी तो कह रहे थे 50 पर। नहीं सर। देखो, अगर क्वेश्चन इजी होता है तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हमने पहले भी कहा था। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जो सोचा, हम जो सोच रहे क्वेश्चन क्या पूछा वो नहीं ध्यान देते हैं, जो आंसर जो हमें जच रहा है वही बताते हैं। लेकिन जैसे क्वेश्चन को दोबारा सुनते समझते देखते हैं तो लगता है नहीं नहीं ये नहीं पूछा जो हम सोच रहे हैं। हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कब आएगा। इक्विलिब्रियम तो तब आता है जब फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इक्वल। अब चाहे 10% कंप्लीशन हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, चाहे 75 हो, चाहे 90, इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है। तो कब आया इक्विलिब्रियम, इसको पहचानने के लिए, जैसे मान लो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन लिखा था कि भाई A + B गिव C + D, है ना। इसमें जब हम Kc लिख रहे थे तो उसमें लिखा था C, D, A and B, ठीक है। A B कैपिटल लिखते, कोई बात नहीं। A B, इसका मतलब प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे गए और रिएक्टेंट नीचे लिखे हैं। प्रोडक्ट्स को ऊपर, रिएक्टेंट को नीचे। अब मैंने 3 केस लिए। केस 1, अगर मैं कहता हूं कि भाई Kc की वैल्यू 10⁻³ है, Kc की वैल्यू 10⁻³ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Kc है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, जो यहाँ रिएक्टेंट है, और इसकी वैल्यू 10⁻³ का मतलब 1/1000 हो गई। अब 1/1000 का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट जो है वो 1000 है और प्रोडक्ट कितना है, 1 है। इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत थोड़े से हैं। मतलब रिएक्शन शुरू हुआ ही था, रिएक्शन अपने इनिशियल फेज में था और इक्विलिब्रियम आ गया। 5% 10% कंप्लीट हुआ होगा और इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब रिएक्शन अपने इनिशियल फेज में ही आते ही इक्विलिब्रियम आ गया, बहुत जल्दी आ गया। अगर मैं लिखता हूं Kc की वैल्यू 10⁻³ है,
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत देर में आया इक्विलिब्रियम। बहुत देर में आया, सही बात है। ये रिएक्टेंट, अब 10⁻³ का मतलब तो ये हो गया 1000/1। इसका मतलब इस बार रिएक्टेंट बहुत थोड़े से बचे हुए हैं, रिएक्टेंट केवल 1 बचा है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया, तब जाकर के इक्विलिब्रियम आया। और अब अगर आप कहते हो कि Kc की वैल्यू 1 है तो 50-50 वाली बात आएगी, जो अभी आप कह रहे थे 50% तब होगा अगर Kc की वैल्यू 1 है, तभी आप 50% कंप्लीशन की बात कहेंगे। तो देखो ये Kc हो गया, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, मतलब जितने प्रोडक्ट है उतने ही रिएक्टेंट है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो Kc की वैल्यू को देख करके हम एक ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी एक्सटेंट तक जाने के बाद वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि भाई ये तो रिएक्शन की डायरेक्शन मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने लिखा 10⁻⁻3, यहाँ लिखा Kc = 1 और यहाँ लिखा Kc = 10⁻3। अब हमें क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब रिएक्शन अपनी इनिशियल कंडीशन में था, 5 to 10 कंप्लीट पर हुआ था, इनिशियल स्टार्टिंग हुआ था, इक्विलिब्रियम आ गया। अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की टुवर्ड्स पहुंचने वाला था, लगभग खत्म होने वाला था, तब जाकर के आया। और Kc की वैल्यू 1 है या इसके आसपास है, इसका मतलब वो अपनी इंटरमीडिएट कंडीशन में था, 50% हो गया, या Kc के आसपास की वैल्यू 1 है तो 45, 55 इस टाइप से। तो रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक पहुंचने के बाद इक्विलिब्रियम आया, उस Kc की वैल्यू को देख करके आप पहचान सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर। चलो एक तो हम ये पहचान लेते हैं कि भाई कब इक्विलिब्रियम आया, ठीक है। कहाँ जा रहे हो मम्मी? हमने पॉइंट नंबर 2 लिखा कि रिएक्शन की डायरेक्शन को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन की हेल्प से इसको भी समझता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के मीथेन एंड वाटर बनता है। 1200 केल्विन टेम्परेचर पर इस रिएक्शन के Kc की वैल्यू मान लो 1 × 10⁻² गिवन है। ये तो Kc है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट लेके शुरू करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, हमने एक रिएक्शन कंटेनर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे एक साथ शुरू में ले लिए। मतलब यहाँ पर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले लिया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन भी, यहाँ पर मीथेन भी अवेलेबल है, यहाँ नहीं तो मैं चिप्स ले आना 2-4 पैकेट। सब कुछ है। तुमने कभी 0.01 मोल, हम क्यों कर, तू कर, तू जा रही है दूसरे कर। 0.01 मोल हाइड्रोजन लिया, 0.001 0.001 मोल परसेंट और 0.001 मोल
वाटर वेपर। इतना अमाउंट लेकर के अब इस रिएक्शन वेसल को 1200 केल्विन पे लेके जाता हूँ जहाँ पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है। तो अब क्योंकि मेरे पास चारों चीजें हैं, रिएक्टेंट भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं, अब जब ये रिएक्शन शुरू होगा 1200 पे, तो बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में शुरू होगा, फॉरवर्ड शुरू होगा या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। देखो दो ही है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अब ये बताओ फॉरवर्ड क्यों कह रहे हो और बैकवर्ड क्यों कह रहे हो? उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अच्छा, अब एक चीज समझना, मैंने इस रिएक्शन के लिए लिखा KC, ध्यान से समझना, मैंने इसको लिखा KC। तो KC के लिए लिखा यहाँ पर मिथेन। सर वो इक्विलिब्रियम में ही होगा। एक मिनट बेटा, अब मैं सब बैकवर्ड जाए सर QC KC के इक्वल है ना वहाँ। हाँ 10 की पावर -2। अरे ऐसे ही बस कुछ भी कह रहे हो यार, मतलब जो है ना सब अपने अपने हिसाब से, मैं बता रहा हूँ तुम समझ। अब ये देखो, जब मैं यहाँ पे KC लिख रहा हूँ, इस KC में जो ये मिथेन और वाटर और CO और ये जो सब लिखे हुए हैं, ये कंसंट्रेशन किस समय की है, शुरुआत की है कि इक्विलिब्रियम की है? इक्विलिब्रियम। तो ये सब जो कंसंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम की होती है तब तो क्या बनता है, KC बनता है। अब सेम रिलेशन मैं एक बार फिर से लिखता हूँ दोबारा से, उसको मैंने कहा QC, फिर से लिखा मिथेन वाटर CO H2 पावर क्यूब। लेकिन अब ये किस समय की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, किसी भी इंस्टेंट I पर है, I मतलब कोई भी, इट मे बी इनिशियल, इट मे बी फाइनल, इक्विलिब्रियम, हमें नहीं पता किस समय की है। अगर सेम रिलेशन एक बार फिर से आप बना लो, हमें नहीं पता है कि वो इनिशियल है कि इक्विलिब्रियम पर है कि कब है, उसको कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट QC या कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये QC जो है वो कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। अब QC और KC को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर QC की वैल्यू KC से कम है, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो अभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। QC की वैल्यू KC से कम है, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, फॉरवर्ड जाएगा। अगर QC और KC दोनों बराबर है, मतलब रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में ही है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। और अगर QC की वैल्यू बड़ी हो गई, मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे निकल गया, तो फिर से इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगा, वापस आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड। तो ये QC KC की वैल्यू को यहाँ पर देख करके आप अब पहचानेंगे कि भाई रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। तो अब जरा मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसका QC निकालो, जरा पता करो कितना आ रहा है। देखो KC तो हमारे पास आ रहा है 10⁻², और QC निकालो कितना आ रहा है, वैल्यू रखो जरा इसमें, 10⁻² से +2 गेट लगा लियो। 100 10⁻²। इसका मतलब QC जो है वो KC से तो बहुत बड़ा है, और QC मेरा अगर KC से बहुत बड़ा है, QC जो है वो KC से बड़ा हो गया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो हम कहेंगे बैकवर्ड। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर रिएक्शन में फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड जा रहा है, और यहाँ क्या कहेंगे कि मिथेन और वाटर मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाना शुरू करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इसका मतलब ये जो पूरा ली चैटरले प्रिंसिपल है
वो लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल इसी कंसेप्ट पे डिपेंड करेगा कि जब हम कोई चेंज करेंगे तो क्यूसी केसी में क्या रिलेशन हो जाएगा। अगर क्यूसी लेस देन केसी है तो फॉरवर्ड जाएगा, दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम रहेगा, दोनों में से क्यूसी ज्यादा हो गया तो बैकवर्ड जाएगा। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। अब देखो इक्विलिब्रियम पर केपी केसी की कैलकुलेशन करनी है या इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट है उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अब हम कह रहे हैं कैलकुलेटिंग equilibrium concentrations Kc and Kp। इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है या Kc कैलकुलेट करना है, Kp कैलकुलेट करना है। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिया होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और वो भी गैस फेज का। अगर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जो कि गैस फेज के अंदर है उसमें केपी केसी की कैलकुलेशन करनी है और इसमें भी केस 1 बना अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। अब डेल्टा एन की वैल्यू 0 के लिए मैंने एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ HI का फॉर्मेशन करना है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा कि H2 और I2 ये मिलकर के HI बन रहे हैं। अब इसके लिए इनिशियल मोल्स मैंने कितने लिए, तो मैंने कहा भाई A मोल्स हाइड्रोजन है, B मोल्स आयोडीन है, अभी HI कुछ भी नहीं है, मतलब केवल रिएक्टेंट लेकर के शुरू कर रहे हैं। अब रिएक्शन शुरू हुआ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो हमने कहा भाई A में से X मोल्स चले गए तो B में से भी X मोल्स ही जाएंगे क्योंकि 1:1 है। ये कितना बनेगा 2X मोल्स बनेगा 2X। अब देखो जो कंटेनर है ऑब्वियसली गैस फेज की रिएक्शन है तो क्लोज कंटेनर चाहिए। उस कंटेनर का वॉल्यूम V है जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन और ये HI वाली रिएक्शन हो रही है। अभी तो मोल्स हैं, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पर लिखता हूं Kc, मैंने लिखा Kc, तो Kc कैसे लिखूंगा भाई HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर H2 एंड I2। तो ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ हमने क्या बताया था आपको कि ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर। अभी तो यहाँ पर केवल मोल्स हैं ये तो, और मुझे चाहिए कंसंट्रेशन। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो A माइनस एक्स जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन। ये हो जाएगा B माइनस एक्स ओवर V एंड 2X ओवर V। तो वॉल्यूम से डिवाइड करने पर मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम करने पर कंसंट्रेशन बन गई। अब मैं इस कंसंट्रेशन वाले पार्ट को यहाँ पे रख दूंगा। HI के लिए क्या लिखा मैंने 2X ओवर V स्क्वायर हो गया, ये हो गया A माइनस एक्स ओवर V, ये हो गया B माइनस एक्स ओवर V, ये हो गया Kc। अब थोड़ा सा अगर मैं सिंपल करूं तो देखो ये वॉल्यूम वाला कंपोनेंट यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर 2X का स्क्वायर खोल के लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 4X स्क्वायर, ये है A माइनस एक्स, ये है B माइनस एक्स।
और ये किसके इक्वल हो गया, Kc के इक्वल हो गया। तो अगर मुझे Kc कैलकुलेट करना है तो 4x² a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ए और बी गिवन है, x गिवन है तो Kc निकाल लो, या Kc गिवन है, a और b गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो Kc का कैलकुलेशन का फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया? यस सर। Kc की कैलकुलेशन कैसे हो रही है समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके। यस। अब मान लो मुझे इस रिएक्शन के लिए Kp लिखना है, तो एक तो फॉर्मूला मेरे पास शॉर्टकट डायरेक्ट है भाई, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n, ये फॉर्मूला है। अब हम कहेंगे इस रिएक्शन का, क्योंकि डेल्टा n की वैल्यू 0 है, देयरफॉर Kp इक्वल्स टू Kc। ये तो शॉर्टकट हो गया यार, मजा नहीं आया। Kp Kc सेम है वो ठीक है, हमें तो Kp कैसे कैलकुलेट करते वो सीखना है। तो एक काम करते हैं, Kp का भी एक्सप्रेशन जैसे Kc लिखा था वैसे Kp लिखते हैं। मैंने लिखा Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ये पार्शियल प्रेशर है। अब मेरे पास ऊपर प्रेशर तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर मोल्स दे रखे हैं, मोल्स। अब मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा हुआ है। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर लिखना है कि पार्शियल प्रेशर तो ए जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो पार्शियल प्रेशर लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर कर दूंगा तो मुझे पार्शियल प्रेशर मिल जाए। अब यहाँ पर तो मुझे इक्विलिब्रियम पर पता है कितने हैं, तो हम कहते हैं भाई a माइनस एक्स हाइड्रोजन के हैं, b माइनस एक्स आयोडीन के हैं, 2x HI के। ये तो इक्विलिब्रियम पर मोल्स हैं। एक काम करता हूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ। मैंने लिखा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो देखो x x 2x कट गया, कितने बन गए a प्लस बी। टोटल मोल्स कितने हो गए a प्लस बी। अब अगर मुझे यहाँ पर लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, तो बताओ HI के मोल्स कितने हैं 2x, HI के मोल्स हैं 2x, टोटल मोल्स हैं a प्लस बी इंटू टोटल प्रेशर। ऐसा करने पर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ HI बन गया, इसका स्क्वायर लिख दिया। बताओ H2 के लिए क्या लिखूं? A माइनस एक्स A माइनस A प्लस a माइनस plus एक्स अपॉन टोटल a प्लस प्रेशर बी इंटू टोटल टोटल प्रेशर। प्रेशर और आयोडीन के लिए क्या लिखूं? B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बाई A प्लस बी इंटू टोटल। वेरी गुड। अब ऐसा कर दिया मैंने जैसा आपने कहा। अब इसको थोड़ा सिंपल करें तो देखो P टोटल और P टोटल का स्क्वायर कट गया, A प्लस बी और A प्लस बी का स्क्वायर कट गया। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? ऊपर देखो 2x का स्क्वायर, तो मैंने x स्क्वायर लिखा, a माइनस एक्स b माइनस एक्स। तो ऑब्वियसली इस बार चाहे मेरे पास एक्सप्रेशन वही आ रहा है Kp का जो एक्सप्रेशन Kc का आया था। देखो यहाँ पर ये रहा, Kc का एक्सप्रेशन भी वही है, Kp का एक्सप्रेशन भी वही है, लेकिन तरीका कैसे मैंने इसको निकाला, तो मैंने कहा पहले पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करेंगे,
और उसके बाद आप इसको केपी के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आपको? यस तो देखो डेल्टा एन की वैल्यू 0 थी तो मैंने केपी कैसी सेम करके यहाँ कैलकुलेशन कर लिया, कैसे निकाला वो सीख लिया। अब एक काम करते हैं, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 है डेल्टा एन मतलब पॉजिटिव, तो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखो PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 गैस और Cl2 गैस के अंदर। मैंने लिखे इनिशियल मोल्स। मान लो इनिशियली 1 मोल लिया, अभी कुछ नहीं है, 0 है। मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इस बार मैंने x की जगह अल्फा ले लिया। अल्फा क्या कहला रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। अब मुझे पता है कंटेनर जो है उसका वॉल्यूम V है, तो जब मुझे लिखना है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो 1 माइनस अल्फा ओवर वॉल्यूम, अल्फा ओवर वॉल्यूम। ऐसा करने पर मैंने इसकी कंसंट्रेशन बना ली डायरेक्टली। अब मुझे क्या लिखना था? Kc। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 Cl2 अपॉन Cl5। PCl3 के लिए लिखेंगे x नहीं अल्फा, अल्फा ओवर V, अल्फा ओवर V 1 माइनस अल्फा ओवर V। थोड़ा सिंपल कर लें, एक V से V कैंसिल आउट हो गया, ये बचा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू V, और ये बन गया Kc। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, V वॉल्यूम का कंटेनर ऑफ वॉल्यूम है Kc। तो इसका Kc मैंने कैसे लिखा, समझ में आया? अच्छा, Kp लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब पार्शियल प्रेशर के लिए मुझे चाहिए क्या? टोटल मोल्स। तो वही काम करते हैं, पहले टोटल मोल्स लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है देख लेते हैं भाई, कितना है? PCl5 के 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। हमने लिखा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा। तो अब Kp के लिए एक्सप्रेशन बना लेते हैं। Kp लिखना पड़ेगा यहाँ पर अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। सेम दोबारा लिख देते हैं, अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, और ये हो गया 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। सिंपल करो, देखो क्या कट रहा है। पी टोटल से पी टोटल कट गया, एक 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कट गया, ऊपर बच रहा है अल्फा का स्क्वायर, एक पी टोटल, और नीचे एक 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर।
1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिखिए। ये किसके इक्वल हो गया? केपी के इक्वल हो गया। तो देखो केपी इस तरीके से निकाल लिया, या केसी लिखना था तो आपने यहाँ पे लिख लिया। केपी केसी किस तरीके से लिखा, ये समझ में आया आपको? यस सर। जिसको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन करेंगे भाई। पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 13। सर फ्रीज हो गई। बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ, अनशेयर करके शेयर कर देता हूँ। सर पेज नंबर कौन सा है? हाँ पेज नंबर तो लिख रहा था, वो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी ना, मेरा ध्यान उधर चला गया। तो पेज नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। क्या आंसर आएगा भाई? टेम्परेचर T केल्विन PCl 50% डिसोस, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर 4 atm है। कितना प्रेशर हो जाएगा अगर ये 80% डिसोसिएट हो जाता है सेम टेम्परेचर पर? क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर 0.75 atm। देखो ये कह रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 है तो पी टोटल की वैल्यू 4 atm है। अगर अल्फा डैश 80% मतलब 0.8 कर दें तो पी टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। अब देखो केपी का फॉर्मूला तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसमें अल्फा का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर किया। देखो पी टोटल कितना हुआ, पी टोटल है 4 atm। 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर करने पर मुझे मिल गया कि, और वो केपी सेम रखें। अब अल्फा डैश कितना हो गया 0.8 का स्क्वायर, पीटी डैश मुझे कैलकुलेट करना है और 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर कर दो। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल कर दो, दोनों इक्वेशंस आपस में, क्योंकि यहाँ से केपी निकाल के इसके बराबर करना तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई। इसको सॉल्व करो और पीटी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 0.6 atm। तो या तो सॉल्व करो या फिर आपने लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ऑन सॉल्विंग दिस We get this। अरे वेरी गुड। कोई सॉल्व कर नहीं सकता है? Solve किया। वो नहीं पिछले सर, साल कर में लिया। टिक लगा रखे ना पिछले साल वाले मॉड्यूल में, वही देख देख के आंसर बता रहे हो आप। और अगर आपने सॉल्व किया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करना ही चाहिए था। तो सबके इतना ही आंसर आया तो सबको बहुत बहुत बधाई भाई, यही आंसर आ रहा है सबके। कैसे सॉल्व किया, कैसे फाइंड आउट किया, क्लियर हुआ आपको?
अरे भाई ये चीज क्लियर हुई? यस सर। सर अभी देखो, हमने ये जो केस लिया था वो डेल्टा एन क्या था, ग्रेटर देन 0। एक काम करते हैं, अब इसका थर्ड कॉम्बिनेशन लेते हैं, डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन वाली उस रिएक्शन को यहाँ एनालाइज कर लेते हैं। नाइट्रोजन, twice of हाइड्रोजन, twice of अमोनिया। अब हमने लिखा इनिशियल मोल्स। एक काम करता हूँ, 1 मोल नाइट्रोजन लेता हूँ, 3 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ। अभी अमोनिया के कुछ भी नहीं है, 0 है। फिर हमने लिखा मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 3 में से 3x जाएगा और ये 2x बनेगा। ये 3 में से 3x क्यों गया भाई? एक के साथ एक 3 मोल्स ऑफ वाटर। हाँ, क्योंकि 1:3 रिलेशन है। 1 मोल के साथ 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की, तो जितना भी x जाएगा उसका 3 टाइम्स x बनेगा। कंटेनर का वॉल्यूम अगर V है तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन हो गया 1 में से x गया अपॉन V, 3 में से 3x गया अपॉन V, और ये 2x अपॉन V। अब अगर मुझे यहाँ पर Kc लिखना है तो अमोनिया की कंसंट्रेशन पावर 2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पावर 3। मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2x अपॉन V का स्क्वायर, 1 माइनस x अपॉन V और 3 माइनस 3x अपॉन V का क्यूब। सिंप्लीफाइड नहीं कर रहा हूँ, कर लेना अपने आप। अब बताओ Kp लिखना है तो क्या लिखूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। तो जरा टोटल मोल्स बता दो कितने हैं? वन में से x गया तो 3 में से 3x गया तो ये 2x बना। तो बताओ टोटल मोल्स कितने हो गए? 4 माइनस 2x। 4 माइनस 2x। ठीक है। अब आप मुझे बताओ अमोनिया के लिए क्या लिखूं? 2x अपॉन 4 माइनस 2x इंटू पी टोटल का स्क्वायर, ये है 1 माइनस x अपॉन 4 माइनस 2x इंटू पी टोटल, 3 माइनस 3x अपॉन 4 माइनस 2x इंटू पी टोटल का क्यूब। इस तरीके से आप Kp Kc का एक्सप्रेशन बना सकते हैं और जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। अब देखो क्वेश्चन तो किस तरीके से पूछे जाएं। अभी मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल लिया ये वाला कि किस तरीके से आप ये रिएक्शन बनाते हैं। अब मान लो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मैंने कहा, कहाँ गया, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 5।
लिखा पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा क्या इक्वेशन बन रही है। चलो मैं भी रिएक्शन लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि भाई 2 मोल्स अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है नाइट्रोजन और थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन में। शुरू में मैंने लिए 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इंट्रोड्यूस इन प्रीवियसली 1 लीटर वेसल, तो ये 2 मोल्स हैं, ये 0 0। एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ अमोनिया रिमेन्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में से 2x गया तो ये x बना और ये 3x बना। और ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर अमोनिया के जो मोल्स है वो 2 माइनस जो 2x है वो किसके बराबर है? 1 मोल। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? है हाफ। हाँ। इसका मतलब अब मुझे क्या लिखना है? x की वैल्यू हाफ है अपॉन कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर तो 1/1 तो 1 ही हो गया, लिखा हुआ 1 मीटर। अब ये पूछ रहा है केसी। तो देखो अमोनिया की कंसंट्रेशन, इस बार अमोनिया थोड़ा लिखेंगे, इस बार लिखेंगे नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पावर क्यूब अमोनिया का स्क्वायर। तो नाइट्रोजन कितने हैं? x का मतलब हो गया हाफ। ये है 3 टाइम्स ऑफ हाफ का क्यूब अपॉन 1 का स्क्वायर। ये तो करना पड़ेगा। अब जरा बताओ टोटल सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 27/16। कैसे सॉल्व किया समझ में आया आपको? तो जैसा इक्वेशन क्वेश्चन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशंस बनाने का तरीका हमें आ गया। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डेल्टा n 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ये था होमोजीनियस इक्विलिब्रियम गैस फेज। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा बेटा? अरे आवाज ही नहीं आ रही बेटा, किसी को सुनाई दे रहा है क्या? कोई क्या कह रही है जरा बताना। जो आपने अभी कराया है। हाँ बस मुझे केवल ये सुनाई दिया। आपने क्वेश्चन कराया है। हाँ वो नेटवर्क इशू हो रहा था ना। इसमें सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे तो लेंगे ना, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ले लिया ना बेटा, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1 कर दो सबको। ये जो 1 किया हुआ है वो बाय वॉल्यूम ही तो है, 1 लीटर दे रखा है ना कंटेनर का वॉल्यूम। तो 1 से डिवाइड करने पर भी तो वही वैल्यू आएगी जो लिखी हुई है सामने। तू पेज वाला डब्बा कहाँ है? देख पर्दे के पीछे देख। और समझ में आया आपको? ओके सर, ठीक है ओके ना ओके। तो ऊपर देख क्या हम यहाँ लिख रहे हैं, पीछे और देख ले, फिर ऊपर देखिए, ऊपर ही होएगा पक्की बात है। उस दिन हमने पंखे उतारे थे। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पीछे ही होएगा जहां तक है। लिक्विड फेज। अभी केवल गैस फेज की बात चल रही थी, अब लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने,
एसिड लिक्विड है, रिएक्ट विथ अल्कोहल लिक्विड है, एसिड और अल्कोहल मिलकर के एस्टर बन रहा है, ये भी लिक्विड है, फिर वाटर बन रहा है, वो भी लिक्विड है। अब मैंने कहा भाई इनिशियल मैंने यहाँ पर A मोल्स एसिड ले लिए, B मोल्स अल्कोहल ले लिए, अब ये कुछ नहीं बना। एट इक्विलिब्रियम ये A में से X चला गया तो B में से भी X चला गया और X बन गया। अब मैंने लिखा कंसंट्रेशन, तो ये तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम थे ना, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो लिखा मैंने A माइनस एक्स ओवर V, V माइनस एक्स ओवर V, एक्स ओवर V, एक्स ओवर V। बताओ यहाँ पर V क्या है? किसका? वॉल्यूम ऑफ वेसल, जिसमें ले रहे हैं सारी चीजें। गलत जवाब। कंटेनर का। यहाँ पर V वॉल्यूम से है लेकिन कंटेनर का नहीं है। अगर मान लो कंटेनर 5 लीटर का, लिक्विड 1 लीटर ही है, तो मैं लिक्विड का वॉल्यूम लूंगा या कंटेनर का वॉल्यूम लूंगा? लिक्विड का। तो बस यहाँ पर जो V है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। तो जितना वॉल्यूम लिक्विड का तो वो V लेना पड़ेगा, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं चलेगा यहाँ पर। एनीवे, ये पॉइंट समझ में आया। अब अगर मुझे लिखना है Kc, तो मैं लिख रहा हूँ एस्टर की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, एसिड, अल्कोहल। तो अब ये हो गया मेरे पास X ओवर V, X ओवर V, A माइनस एक्स ओवर V, V माइनस एक्स ओवर V। सिंपल कर दिया, वॉल्यूम वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, ये बन गया इसके लिए Kc। देखो इस रिएक्शन के लिए Kc तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे स्टार लगा के लिखा Kp डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि गैस फेज नहीं है, इसलिए यहाँ इस रिएक्शन में केवल Kc की ही सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर इस रिएक्शन का Kp एग्जिस्ट नहीं करता है। Kp तो तब होता है जब गैस फेज होती। तो इस टाइप की रिएक्शन में आप केवल Kc लिखते हैं, Kp एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? जिसको समझ में आया वो पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 12 है, जरा सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। एक सेकंड स्क्रॉल कर दिए। हाँ, तो और पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा। हो गया सर, सेकंड। ऋतिका पानी दे दियो एक बार। सेकंड ऑप्शन, तो देखो हमने कहा ये एसिड है, ये अल्कोहल है, एस्टर इन वाटर, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड मिक्स टुगेदर इक्विमोलर प्रोपोर्शन। मतलब एक काम करते हैं, इसका भी 1 मोल ले लेते हैं, इसका भी 1 मोल ले लेते हैं।
2/3 ऑफ द एसिड एंड अल्कोहल वर कंज्यूम, तो 1 में से 2/3 चला गया, इसमें से भी 2/3 गया, तो ये भी 2/3 बनेगा और ये भी 2/3 बनेगा। तो बच कितना गया? ये 1/3 बच गया, ये 1/3 बच गया, मतलब गरम कर लूंगा बाद ये 2/3 बना और ये 2/3 बना। अब मुझे क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो Kc हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 अपॉन 1/3 इंटू 1/3, 3 कट गया, ये हो गया 4। समझ में आया आप लोग को? इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले 1 मिनट टाइम दो, मैं जरा अटेंडेंस एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।